Good morning, class 8. So, students, we are on chapter number 3, as you can see, and the name of this chapter is Ruling the Countryside, and this chapter is related to a history portion. This is a book. This is a history book, as you can see here. And for chapter number 3, you have to open page number 26. सो जिस जिसके पास बुक है आप सभी पेज नंबर 26 को ओपन कीजिएगा. सो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर, सो वी हैव डन द इंट्रोडक्टरी पोर्शन और वी कैन से द कंपनी बिकम्स दीवान. ये वाला जो टॉपिक है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. एक बार मैं वापस इसे रिपीट करते हुए हम लोग आगे के आज के टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. और इस कोशिश को सबसे ज़्यादा पावर तब मिलेगी जब आप इस टॉपिक को अच्छे से थॉरली रीड करते हुए समझेंगे. सो नाउ कंपनी बिकम्स द दीवान टॉपिक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था और इस टॉपिक के अंदर हमने ये देखा था किस तरीके से 1600 के अंदर इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है रूल ओवर करने के लिए, ट्रेड करने के लिए मेजरली अगर हम बोले. उसके बाद उन्हें दीवानी राइट्स मिल जाते हैं. ये हियर यू कैन सी. सो अब उन्हें जब दीवानी राइट्स मिल जाते हैं तो एक तरीके से क्या हो जाता है, कंपनी दीवान बन गई है और अब वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर भी बन चुकी है उस टेरिटरी के जिसके अंदर मतलब जिस टेरिटरी को वो रूल ओवर कर रहे हैं. अब यहाँ बात आ रही है, चैप्टर का नाम था रूलिंग द कंट्री साइड, मतलब जो ग्रामीण इलाके हैं अब वो उनकी तरफ बढ़ती जा रही है. तो ग्रामीण इलाकों में बहुत सालों से ज़मींदार और जो पीजेंट्स हैं वो रहते हैं. आप एक साथ उन ज़मींदारों को हटा नहीं सकते, वैनिश नहीं कर सकते. हाँ मानते हैं वो क्योंकि लोकल पावर्स हैं तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो बट आप उन्हें एलिमिनेट नहीं कर सकते हो. ये पॉइंट देखते हुए हम लोग आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज रेवेन्यू फॉर द कंपनी. एंड फॉर दिस यू हैव टू ओपन पेज नंबर 27. Yes, so company had become the divan, but it saw itself primarily as a trader. Now अगर हम यहाँ पे बात करें, कंपनी दीवान बन चुकी है, ऊपर हम लोगों ने ईयर एंड डेट देख ही लिया है, बट इट इज स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरली एज अ ट्रेडर. वो दीवान बन गई थी पर अभी भी यहाँ पर हम रूलिंग से ज़्यादा उन्हें एक ट्रेडर के तौर पर देखेंगे. ट्रेड करने आई थी वो, बेसिक ट्रेड करने ही आए थे वो लोग पहले इंडिया में. It wanted, sorry, trader, it wanted large revenue income, but was unwillingly to set up any regular system of assessment and collection. अब देखिए, ट्रेडर है तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें रेवेन्यू चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, मेन बात है. तो अब जैसे कि उन्हें लार्ज रेवेन्यू चाहिए था तो इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू लार्ज बट वाज अनविलिंगली, कुछ ना परमानेंट असेसमेंट कलेक्शन का जो एक जरिया होता है ना वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था जहाँ से उन्हें रेगुलर पैसे मिल पाए, कलेक्शंस मिल पाए. Effort was to increase the revenue as much as it could. अब उनके एफर्ट्स क्या थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा जो मनी है उसको अपने अंडर में लेना. सो यहाँ पर क्या होता है, एफर्ट वॉज टू इंक्रीज रेवेन्यू. उसी के साथ वो लोग क्या करते हैं, दे बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ्स एज चीपली एज पॉसिबल. वो यहाँ से इंडिया से फाइन कॉटन, मैं पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हम सभी को पता है क्यों कहा जाता था, क्योंकि इंडिया बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरस एंड वेल्दी कंट्री था. उसकी वेल्थ देखकर ही अदर जो कंट्रीज थे यूरोपियन कह लें वो इंडिया की तरफ आए थे. तो इंडिया का फाइन कॉटन एंड फाइन सिल्क उन्होंने ले लिया चीपली, मतलब सस्ते से सस्ते दाम में ले लिया. उसके बाद क्या होता है, विद इन 5 years वैल्यू ऑफ गुड्स ब्रॉड बाय कंपनी बंगाल इन वैल्यू of goods bought by the company in Bengal double. उसके बाद बिफोर 1865 the company had purchased good in India by importing gold and silver from Britain. After that, now the revenue collected to Bengal could finance the purchase of goods for export. यहाँ बात हो रही है कि जो सामान है ना उसका आदान प्रदान किया जा रहा है. बंगाल का जो रेवेन्यू कलेक्शन है, बंगाल से जो सामान इधर से उधर लेके जाया जा रहा है उसकी यहाँ पर एक बार बात की जा रही है. जो ये जो कंपनी है उसका मेन मोटो क्या है, ट्रेड करना. अब ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड का मकसद क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने अंडर में लेना. तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, मैंने एक हाईलाइटेड पोर्शन अलग से कलर में हाईलाइट किया है, सून बंगाल इकोनॉमी फेसिंग अ डीप क्राइसिस. अब देखिए
पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो क्राइसिस है वो वर्ड क्यों आ रहा है, वो टर्म क्यों आ जाता है? क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं बहुत सारे सामान को यहाँ से बंगाल, सॉरी, यहाँ से जो इंडिया है वहाँ से ब्रिटेन भेजा जा रहा है। बहुत सारी जो परचेज, जो कंपनी हमसे जो सामान ले रही है वो हमसे किसके बदले में ले रही है? वहाँ से सोना, गोल्ड एंड सिल्वर लेके आ रही है और हम लोगों को दे रही है, और उसके बाद हमसे सामान लेके रही। ठीक है, तो उन्होंने हमें कुछ दिया, हमने उन्हें कुछ दिया, ओके, इक्वल है रिलेशनशिप। बट उसके बाद जैसे ही कंपनी दीवान बन गई है, तो दीवान बनने के बाद क्या होता है? आप एक हेड बन जाते हो। अब यहाँ पर कंपनी के पास रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, मैं इन दोनों हाथों की हेल्प से समझाना चाहती हूँ। कंपनी के पास रेवेन्यू आया, उसने क्या किया? उस रेवेन्यू से जो आप ही का पैसा है उससे सामान लिया, तो आप ही का पैसा आपके पास आया, सामान लिया और इसे वापस भेज दिया। तो मतलब जो बाहर से जो सोना, गोल्ड एंड सिल्वर या फिर अ काइंड ऑफ मनी टर्म में आ रहा था, वो तो आया ही नहीं, हमारा ही पैसा घूमता रह गया। तो हमें क्या हुआ? हमें तो फायदा ही नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ बात की जा रही है कि सून बंगाल इकोनॉमी फेसिंग अ डीप क्राइसिस बिकॉज ऑफ दिस द दीवानी सिस्टम। दीवान जैसे ही कंपनी बन गई थी तो फायदे में थी कंपनी, उसके पास ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन आया जा रहा था। एक बार वापस इस पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ। कंपनी जब दीवान बन जाती है तो उसको कोई भी चीज खरीदनी होगी, पहले वो कहीं और से पैसे ला रही है और हमको दे रही है, ठीक है, हेल्दी रिलेशनशिप हो रहा है यहाँ पर जब वो दीवान बन जाती है तो जो हमसे टैक्स कलेक्ट किया उसने उसने कलेक्शन करने के बाद हमसे कुछ सामान खरीद रही है, तो वो उन्हीं पैसे से खरीद रही है, तो हमारा पैसा कहीं यहीं का यहीं रह गया, घूमता ही रह गया, कहीं और बाहर से पैसे आते नहीं है। दैट्स वाई जो बंगाल की जो इकोनॉमी है ना, जो खजाना है, वो एक तरीके से बहुत कम रह गया था। बंगाल को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहे थे। नाउ आर्टिशियंस, अगर यहाँ पे हम बात करें, आर्टिशियंस वर डिजर्टिंग विलेजेस सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस। जो आर्टिशियंस हैं, जो कलाकार हैं, या तो वो अपने काम को छोड़ रहे हैं क्योंकि जो कंपनी है वो जबरदस्ती उनसे ये बोल रही है कि आप अपने गुड्स को कम पैसों में हमें बेच दो। मान लीजिए कि कंपनी, जब किसी के पास सत्ता आ जाती है तो वैसे ही एक तरीके से बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि वैसे ही परेशान थे आर्टिशियंस की, उनके जो काम है उनमें कमी आ रही थी, उसके बाद जो उनका सामान भी बचा है ना, उसको भी कंपनी कम दाम में लेकर अपना फायदा करना चाहती थी। तो ट्रेड का एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट ये भी होता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं। पीजेंट्स ना, आर्टिशियंस की जो कंडीशन थी वो हमने देख ही ली थी। उसके बाद क्या होता है? पीजेंट्स वर अनेबल टू पे ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। पीजेंट्स जो थे उनसे भी टैक्सेस जो लिए जा रहे थे, दीवान है अब जो कंपनी कुछ भी कर सकती है, तो जो उनसे भी टैक्सेस लिए जा रहे थे कम, वो भी पीजेंट्स पे नहीं कर पा रहे थे। कहाँ से पे करेंगे? आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने रख दोगे, पैसे नहीं है, इन सभी चीज़ों की वजह से आर्टिशियन और पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। Artisanal production was in decline and agricultural cultivation showed signs of collapse। मतलब हर जगह से हमें नाकामी या बर्बादी देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है? 1770 में एक टेरिबल फेमाइन आता है, सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से 10 मिलियन पीपल मारे जाते हैं। मतलब जो 1/3 पॉपुलेशन है बंगाल की वो साफ वाइप आउट, मतलब वो जो वाइपर होता है जिससे हम पानी को वाइप आउट कर देते हैं, 1/3 पॉपुलेशन की मृत्यु हो जाती है। लगभग 1 करोड़ लोग, 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़ लोगों की डेथ हो जाती है फेमाइन की वजह से। अब देखिए, जब हमारे ऊपर कोई हेड है, हमारे ऊपर हेड मतलब हमारे ऊपर कोई सर नहीं है, इसका मतलब कि हम किसी के अंडर में हैं, या फिर हमने किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाया हमारा और वो हमारे बिहाफ में डिसीजन ले रहा है, तो वो हम उनकी जिम्मेदारी बन जाते हैं। इसी तरीके से ब्रिटिशर्स की हम लोग एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट ब्रिटिशर्स ने कभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक तरीके से सम अप नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही झेलनी पड़ी थी इंडियंस को। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रेवेन्यू फॉर द कंपनीज ओनली द इम्पोर्टेंट थिंग दैट द कंपनी वांटेड। सिर्फ पैसा पैसा पैसा, रेवेन्यू कलेक्शन किसी भी हालात में होना चाहिए। न उन्हें आर्टिशियंस की किसी प्रॉब्लम से मतलब है, ना ही उन्हें पीजेंट्स की किसी प्रॉब्लम से मतलब है, सिर्फ अपना फायदा उन्हें देखना था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज ऑन द पेज नंबर 28। हियर इज दिस टॉपिक।
Yes, here is this topic, the need to improve agriculture. अब देखिए जो फर्स्ट पैराग्राफ है, लेट मी रीड दिस फर्स्ट. इफ द इकोनॉमी वाज इन रूइन, हम लोगों ने पहले ही पिछली स्लाइड में देखा था कि जो कंपनी की इकोनॉमी है बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, आर्टिशियंस काम नहीं कर पा रहे हैं. कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम. अब कंपनी को क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, ऐसे नहीं तो तैसे, मतलब जो होते थे टिट फॉर टैट, कैसे भी ना कभी उन्हें रेवेन्यू चाहिए था. अब ऐसे हालात में कंपनी को रेवेन्यू देने में अनेबल थे लोग. तो क्या होता है, मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगैन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव. अब देखिए कितने अच्छे हो गए ये लोग हमारे लिए एक सेकंड के अंदर, कि अब ये क्या चाहते हैं, अब ये हमारा भला चाहते हैं. अब ये चाहते हैं कि लैंड इन्वेस्टमेंट लैंड पर इन्वेस्ट किया जाए ताकि उसकी फर्टिलिटी बढ़े, ताकि लोग एनकरेज हो सके. और हम लोग को उन लोगों को क्या करना है, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए. 2 मिनट में ये भलाई आ जाती है इनकी. पर इसके पीछे उनका मेन मोटिव क्या था, कि उन्हें टैक्स कलेक्ट करना है. तो इसलिए हमें ये एक साइड फेसिंग तो करनी पड़ेगी ना, दोहरा जो चेहरा होता है ना, एक इंसान दो जिंदगी जीता है. जैसे अगर हम बोले कोई बहुत ही शांत बच्चा है, क्लास में बहुत शांत रहता है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो घर में भी शांत रहता. हो सकता है घर में वो अपनी मम्मी पापा या फिर सिस्टर्स या एल्डर ब्रदर जो वो सॉरी आपके यंगर ब्रदर से बहुत ज़्यादा बोलता हो. तो क्या एक तरीके से दो फेस होते हैं, हम किसी और के सामने कैसे होते हैं, किसी और के सामने कैसे होते हैं. तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि जो कंपनी थी वो सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहती थी. वो लैंड में इन्वेस्टमेंट और एग्रीकल्चर को एडवांस या फिर एनकरेज इसीलिए करना चाहती थी बिकॉज उन्हें किसी न किसी तरीके से रेवेन्यू की कलेक्शन करवानी थी. दैट्स इट. उसके बाद क्या होता है, कंपनी एक स्कीम नहीं बोले तो अगर एक यहाँ पर हेल्प करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट एक कंपनी लाती है, कंपनी इंट्रोड्यूस करती है परमानेंट सेटलमेंट इन 1793. एंड ही इज़ द पर्सन विच इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट, चार्ल्स कॉर्नवालिस. आपको ये नाम अंडरलाइन कर लेना है, इसमें नाम नहीं दिया हुआ है इस आपके पूरे पैराग्राफ के अंदर, ये जो पैराग्राफ है, बट यहाँ पर इन इंसान की जो पिक्चर है वही मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया. ये ब्लैक एंड वाइट में है और यहाँ पर कलर्ड में है. एंड यहाँ पर इनका पूरा नाम ऊपर लिया हुआ है और ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था. ओके. सो अब हम देखते हैं कि इस परमानेंट सेटलमेंट में था क्या ऐसा. सो द राजाज एंड तालुकदार रिकॉग्नाइज एज जमींदार. अब जो राजा थे, जो छोटे छोटे प्रोविंसेस होते हैं, जो तालुकदार होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज मतलब वो अब क्या है, ज़मींदार हैं. अब वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं. आज टू कलेक्ट रेवेन्यू पे टू द कंपनी. अब वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे. देखिए पहले कौन थे, दीवान बन गए, कैसे ना कैसे हमें रेवेन्यू कलेक्ट करना था, हमें उनकी कंट्रोल करना था पावर. किनकी हम बात करें यहाँ पर, राजाज की या फिर जो ज़मींदार है उनकी. अब क्या हुआ, अब थोड़ी बहुत ढील देनी शुरू की है किन्होंने, यहाँ पर आपके इस परमानेंट सेटलमेंट के अंदर. अब बोला गया है कि आप जो ज़मींदार है ना, हम आपको देते हैं, हम आपको ज़मींदार, ये जो राजा हैं तालुकदार को ज़मींदार बना दिया. और इनको बोला कि ठीक है अब आप रेवेन्यू कलेक्ट करो. आप क्योंकि उनके फेमिलियर फेसेस हो, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो हो सकता है जो उनके मन में हमारे लिए बैड फीलिंग्स हैं वो कहीं सामने ना आ जाए. तो आप हमारे एक फेस हो, मतलब इन लोगों की कंधों पर बंदूक रख के चलाई जा रही थी, तो उन्हें एक फेस वैल्यू बना दिया कि अब आप हमारी तरफ से उनसे टैक्स कलेक्ट करेंगे और हमें देंगे. पे टू द कंपनी. हियर यू कैन सी दैट अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स परमानेंटली, इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर. और ऐसा कहा गया कि आपको महीने के इतने ही देने हैं. परमानेंट सेटलमेंट है, दैट्स वाई भी हम थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं कि ये परमानेंट कर दिया, अब इसे इंक्रीज नहीं किया जाएगा फ्यूचर में. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, इंश्योर द रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू. अब इससे क्या हो गया, जो रेवेन्यू है ना वो लगातार आता रहा. जो पीजेंट्स हैं वो जमींदार को देंगे, जमींदार हम लोगों को देंगे. तो क्या हो गया, कंटिन्यूस एक फ्लो चल गया, रेगुलर फ्लो चल गया रेवेन्यू का. Same time encourage the zamindars to invest in improving the land. Sorry for this interruption. So सेम टाइम उन्होंने ये भी बोला कि आप जो ज़मींदार हैं वो इन्वेस्ट करें ताकि जो लैंड है वो इम्प्रूव हो सके. ये सारी चीज़ें देख रहे हैं हम लोग. उसके बाद क्या होता है,
Yes, since the revenue demand of the state would not be increased, the zamindar would benefit from increased production from the land. अब देखिए यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं. मान लीजिए कि किसी एक किसान ने 10,000 रुपये देने हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर वो 10,000 के बदले उसके पास प्रॉफिट ज़्यादा होता है और कहीं ज़मींदार उनसे 10,000 के बदले 15,000 ले ले, या फिर ज़्यादा उसकी खपत हो रही है, ज़्यादा उसके पास आ रहा है. यहाँ पे एक बार लाइन पढ़े, सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज. अगर यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाया नहीं जाता है, ज़मींदार को फ़ायदा होगा क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ द लैंड, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसके पास ज़्यादा सामान आएगा. पर वो ज़्यादा सामान थोड़ी दे देगा ब्रिटिशर्स को. वो क्या करेगा, जितना बचेगा ना वो अपने पास रख लेगा और बाकी का बाकी ब्रिटिशर्स को देगा. तो उसको एक तरीके से प्रॉफिट होने लग गया था, ज़मींदार को प्रॉफिट होने लग गया था इन सभी चीज़ों की वजह से. तो द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर में हम लोगों ने देखा परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया था. एट दैट टाइम हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, चार्ल्स कॉर्नवालिस. एंड इन 1793 परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसमें हम लोगों ने ज़मींदार को पावर दे दी कि एक परमानेंट फिक्स प्राइस है जिस पर आपको रेवेन्यू को कलेक्ट करना है. सो अब इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दीज टॉपिक्स वेरी वेल. कल एक बार इस पूरे टॉपिक को, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है उससे रिलेट करते हुए हम हमारे न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. सो दैट्स फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.